नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 लिखना, बिजनेस के रिकॉर्ड को, बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना लिखना। सभी, इसके अंतर्गत लिखना, सभी वित्तीय ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन को, सभी वित्तीय ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, अकाउंट की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। जैसे अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अकाउंट का क्या महत्व है। लकी इसको लगा तो लकी, ये इसका नाम क्या है, नीलेश लगा तो नहीं? ठीक है, एडवांटेज ऑफ अकाउंट है ना, एडवांटेज क्या है, तो जैसे बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मानव प्रवृत्ति क्या होती है, भूल जाना। ठीक है, हम हमारे व्यवहार को याद नहीं रख सकते, और दुकानों के ऊपर कोई एक आधा ग्राहक नहीं रहता है, बड़ी बड़ी जो फर्में रहती है हजारों कस्टमर रहते हैं। उन सारे रिकॉर्ड को बिजनेस को क्या कर लेते हैं, वो एक कॉपी में दर्ज कर देते हैं, उसी को क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग करना। तो अकाउंट का ये क्या है, एडवांटेज है कि हर एक लेखे को क्या कर लिया जाता है, जो ट्रांजेक्शन होता है उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, तो ये उसका पहला है, ताकि हमें भविष्य में जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उसका क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और इसको हम काफी सालों साल तक रख सकते हैं। अगला लिखना है, वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करना, वित्तीय स्टेटमेंट्स तैयार करना। लिखना, रिकॉर्ड एक विशेष अवधि के दौरान, विशेष अवधि के दौरान दौरान लाभ या लाभ, हानि की गणना के लिए, हानि की गणना के लिए वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करवाते हैं, वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करवाते हैं।
तथा विशेष तिथि पर, है ना, ये विशेष समय पर वित्तीय स्थिति बताने के लिए, वित्तीय स्थिति बताने के लिए व्यापार की बैलेंस शीट बनवाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें, जैसे इसमें एक पीरियड रहता है कि इस तारीख से इस तारीख तक, और हर बार हमें मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर व्यापार का विश्लेषण करना रहता है। जैसे मैंने कल शायद बताया था कि अगर हम नहीं भी लेखा लिखें और अकाउंट नहीं भी करें तो भी व्यापार कर सकते हैं आप, पर उस व्यापार वो लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम उसका वित्तीय मतलब वर्ष, है ना, हर साल का अगर स्टेटमेंट तैयार नहीं करेंगे, और वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं हम बैलेंस शीट के आधार पर कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, तो ये हमें जो अकाउंट होता है वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। हाँ, फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल परिणामों का असेसमेंट करना, रिजल्ट एनालिसिस, परिणामों का असेसमेंट, और इंग्लिश में लिखो तो क्या लिखोगे, रिजल्ट एनालिसिस। इसमें लिखना है, एक वर्ष के लाभ की तुलना में, एक वर्ष के लाभ की तुलना में पूर्व के वर्ष, पूर्व के वर्ष के लाभों को, के लाभों को जानने के लिए किया जाता है, जानने के लिए किया जाता है, जानने के लिए किया जाता है कि इसमें, कि इसमें परिवर्तन हुए या नहीं, कि इसमें परिवर्तन हुए या नहीं, कि इसमें परिवर्तन हुए या नहीं। अब इसे क्या समझेंगे हम, जैसे परिणामों का असेसमेंट, जैसे अगर अकाउंट है तो हमारे पास हर वर्ष का क्या रहेगा, लेखा रहेगा, और अगर आपके पास में 10 साल के लेखे आ जाए तो आप उसमें आसानी से क्या करोगे, एनालिसिस करोगे किस साल में कितना परिणाम आया, कंपनी बेहतर कर रही है या फिर अंडर परफॉर्मेंस कर रही है, नीचे जा रही है, ग्रो नहीं कर पा रही। आप किसी भी एक रनर को देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि उसको एक टाइम फ्रेम में 500 मीटर दौड़ना है कि 1000 मीटर दौड़ना है, तो हर बार क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा, नापेगा। अगर कोई हाई जंप कर रहा है, लॉन्ग जंप कर रहा है, हर बार नापता है, मैं 70 मीटर कूद गया, फिर अगली बार कूदेगा, फिर वो अपने ही रिकॉर्ड को 70 मीटर को क्रॉस करने 72 मीटर जाएगा। अगर वो इसने जंप लगा दी 70 में, अगली बार कूदा 65, तो उसको एनालिसिस के, उसको ऐसा कैसे पता चल रहा है कि मुझे और बेहतर करना है, पुराना परिणाम है कि मैं 70 को क्रॉस कर चुका हूं, तो मुझे अब अगली बार से अगर और ग्रो करना है तो इससे ऊपर जाना पड़ेगा। ये कब हमें पता चलता है, जब हमारे पास पुराने रिकॉर्ड होते हैं। अगर पुराने रिकॉर्ड नहीं हो तो खुदा करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अच्छा करना है या अच्छा नहीं कर रहा हूं या करूंगा अच्छा मैं। वो कब हमें पता चलता है, जब हमारे पास में पुराने क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो कंपनियां अपने पुराने रिकॉर्डों को एनालिसिस करती है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, साल दर साल अच्छी करती जा रही है, या अंडर परफॉर्मेंस कर रही है। अगर अंडर परफॉर्मेंस कर रही है तो बेहतर बनाने के प्रयत्न करेगी, अगर उसको ठीक लग रहा है, सही चल रही है, तो और ज्यादा अच्छी करने का प्रयत्न करेगी। लेकिन ये कब, जब परिणाम होंगे। और अगर हमारे पास कोई रिजल्ट मतलब नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई अगर आगे आइडियोलॉजी नहीं है, तो सब करते रहो, चलते रहो, उसका कोई रिजल्ट नहीं। जब तक आपके हाथ में पूंजी रहेगी, जब तक व्यापार चलता रहेगा, जिस दिन पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन ताला लगा दो व्यापार के ऊपर, और व्यापार काय में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है परिणामों का अध्ययन। अगला लिखिए,
डिसीजन लेना या फिर निर्णय लेना, निर्णय लेना। ठीक है, मैनेजमेंट को कई बार मैनेजमेंट को कई बार परेशानियों के साथ जूझना पड़ता है, परेशानियों के साथ जूझना पड़ता है, जिन पर वह जिन पर वह उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाता है, जिन पर वह उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे निर्णयों को लेने के लिए ऐसे निर्णयों को लेने के लिए अकाउंटिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, अकाउंटिंग या अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब ये निर्णय लेना क्या है, मतलब जैसे कोई भी अगर व्यापार कर रहे हो आप, एक छोटा सा सिंपल है भाई, मान लीजिए अगर आपका ठेला है या कोई भी अब बेकरी की दुकान है, आप लगा रहे हो बेकरी की दुकान। अब हमारे पास में हमने वहां पे 8-10 छोरे लगा लिए, वे तो भी एक चाय के लिए, एक इसके लिए, ठेले पे खड़ा करने के लिए। आप उनको तनख्वाह देना पड़ेगी। तनख्वाह देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है। अगर इनकम का पता ही नहीं, आपने एक्सपेंसेस ज्यादा कर लिए, तो आप क्या काय में चले जाओगे, लॉस में चले जाओगे। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसको ये नहीं पता है कि हमारे सोर्सेस क्या हैं और एक्सपेंसेस क्या हैं, तो उससे वो क्या करेगी, लॉस में चली जाएगी। उसे पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, वो 25 किलोमीटर के दायरे में अपना सेल कर रही है। अब उसने सोचा कि अरे यार का फालतू 25 किलोमीटर में कोई मजा नहीं आ रहा है काम करने में, अब मैं मेरे दायरे को बढ़ाना चाहता हूँ। कल से मेरी गाड़ियां 200-200 किलोमीटर दूर जाएगी माल सेल करने के लिए हर एरिया में। अब उसने ये डिसीजन तो ले लिया, कुछ दिन तक चलेगा, पर उसको अगर ये नहीं पता है कि अगर 250 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं, तो 250 किलोमीटर जाने के लिए हमें जो खर्चे बैठेंगे, तो उस खर्चों के एवज में हमारे पास में इतनी एसेट्स है या इतनी हमारे पास लाइबिलिटी है, क्या कुछ चीजें, या फिर हमारे पास इतना कोई आवक है या इनकम ऑफ स्रोत है। अगर है तो वो ठीक है डिसीजन, और वो कब पता चलेगा, अकाउंट से पता चलता है। इसे हमें पता चलता है कि फर्म के पास में करंट कैपिटल इतनी है, अभी हमारे पास में केस का फ्लो इतना है, इधर से केस इतना आएगा इतना जाएगा। अगर कोई बाय द वे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम फंड को मैनेज करने के लिए इतनी हमारे पास में एसेट्स है। अब एसेट्स भी कुछ ऐसी एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए भविष्य में उपयोग करेंगे हम लोग, कोई ऐसी एसेट्स है जो अभी कभी जरूरत पड़ गई तो अभी मैं उसको मार्केट में बेच के मेरी कंपनी को और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये सब निर्णय लेना, ये सब हमें अकाउंट दिखाता है। और अकाउंट के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अगर मेरे कंपनी का सेल 200 किलोमीटर भी बढ़ा रहा हूँ, तो भविष्य में मेरे पास में पूंजी का इतना बैकअप है, या पूंजी का बैकअप नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या किस पैसे का किधर रोटेशन करना है। ये सब हमें बताता है कौन, हमारा अकाउंट। और जो बगैर अकाउंट के सब सब सारे काम करता है, ठीक है, उसके पास केवल जो पुराना कैपिटल जो सेव किया हुआ है वो रहेगा, तभी तक बिजनेस चलेगा। उसके बाद बिजनेस क्या हो जाते हैं, 2-4 साल में डंप हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो लोग इस तरह से मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, वो काफी लंबे समय तक पैसा कमाते भी है और उनके बिजनेस सालों साल चलते हैं। ठीक है, तो ये उसका इसका मतलब होता है निर्णय लेना, मतलब हम कोई भी अच्छे लें बुरे लें, वो किसके आधार पे लें, अकाउंट के आधार पे। अगला होता है इसमें अदालतों में साक्ष्य, अदालतों में साक्ष्य, है ना। साक्ष्य मतलब सबूत होते हैं, ठीक है, अदालत में सबूत पेश करना। ठीक ना, अदालतें व्यापार के ट्रांजैक्शन को एक संतोषजनक सबूत मानती है।
सबूत मांगती है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग किसी कंपनी मतलब माल दिए गए, जैसे मान लो कोई किसान है, अब मंडी में गए, माल बेच के आ गए, या आप किसी दुकान पे जाओ, किसी को अनाज बेच के आ गए। अब उसने बोला कि भाई अनाज अभी दे जाओ मेरे को, और पैसे कल ले जाना, ये 4 दिन बाद ले जाना। ऐसे 10-15 किसानों से उसने माल क्या कर लिया, ले लिया, बिल बना के ही नहीं दिया उसने ट्रांजेक्शन का। बोले तू तो माल तोल जा, तो आना और कल पैसे ले जाना, मौखिक बात हो, और कल वो दुकान शटर बंद करके भग जाए तो क्या होगा, पैसा लोगों का क्या हो गया, डूब गया। ठीक है। पर अगर हमारे पास में बिल है, और बिल वही देता है जो लीगल व्यापारी होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है, सरकार उसको ऑथोराइज करती है माल लेने के लिए, लीगल होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास बिल है, लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। अब जैसे जिन 10 किसानों ने बगैर बिल के माल बेच दिया, वो वहां जज साहब के सामने जाके कोर्ट में जाके बोले कि ये व्यापारी हमारा माल लेके बग गया, मानेगी कि व्यापार, कोर्ट नहीं मानेगी। किन किसानों का मानेगी, जिनके पास साक्ष्य है। ठीक है। अगर हम कोई कंपनी ने हमें फ्रिज दे दिया कि भैया 10 साल की वारंटी है इसकी, बोले कि अरे मैं बैठा हूँ तो ले जा, मेरे भरोसे पे, अपन ले आए उसके भरोसे पे, वो खराब हो गया, कल दुकान वाले ने मना कर देना, नहीं कोई गारंटी नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। पर अगर उसने बिल बना के दिया है, तो अपन कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ क्या करेंगे, केस करेंगे। किसी ने अपन को गारंटी की चीज दी, वो उस खराब निकल गई, तो अपन कंज्यूमर कोर्ट में जाके फ्रॉड का उसके ऊपर 420 का केस कर सकते हैं। कोर्ट उसको एक साक्ष्य के रूप, उस बिल को एक साक्ष्य के रूप में मानेगी, और आपके खिलाफ, मतलब आपके खिलाफ जो भी धोखाधड़ी हुई है उसका हर्जाना दिलवाएगी। ठीक है। तो ये जो अकाउंट होता है, और ये या फिर किसी व्यापारी का पैसा डूबता है, जैसे मान लो ये तो, अब मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, पर व्यापारी ने किसी को दे दिया, उसने उसका पैसा नहीं दिया, बेईमानी कर ली, भाई मैंने तो कोई तेरे से सामान लिया ही नहीं, तो वो उसके खिलाफ दावा करेगी कंपनी, और उसको कोर्ट में ले जाएगी, और कोर्ट में सब अपने अकाउंट बताएगी कि देखिए भैया हमने इसको ये माल इतनी रकम का बेचा था, और इसने हमारे पास पैसा नहीं दिया। तो जो कोर्ट भी जो लेन देन का सही प्रूफ मानती है, वो किसे मानती है, अकाउंट को मानती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये अकाउंट के महत्व होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ अकाउंट, मतलब मेरे को, मैंने जैसे अभी बताया कि हमको याद नहीं रहता, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यही नहीं, बहुत सारे काम है अकाउंट, अकाउंट लिखने के बहुत सारे व्यापार में क्या होते हैं, फायदे होते हैं। तो ये भी एक अकाउंट को जो अदालतें रहती है सबसे अच्छा प्रूफ मानती है। ठीक है। अगला लिखिए, ऑपरेशंस या प्लान को कंट्रोल करना। ऑपरेशंस, ऑपरेशन को प्लान तथा प्लान तथा कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, इसमें लिखिए, अकाउंट पीरियड के लिए, अकाउंट पीरियड के लिए बिक्री मतलब सेल, बिक्री कामा, उत्पादन प्रोडक्शन, तथा धन की आवश्यकता के कार्यों के लिए, धन की आवश्यकता के कार्यों के लिए योजनाएं बनाना। मैनेजमेंट इसमें, मैनेजमेंट इसमें यह देख सकता है कि सभी योजनाएं उसके अनुसार ही चले, योजनाएं सभी उसके अनुसार ही चले। खर्च, खर्च एक विशेष डिपार्टमेंट और सीमा के अंदर हो,
विशेष डिपार्टमेंट और सीमा के अंदर हो। ठीक है, तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई व्यापार है, तो ऑपरेशंस मतलब जो वहाँ की गतिविधियां जो प्रोसेस होगी, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसको अपनी एक मैन्युफैक्चरर यूनिट लगाना है, किसी भी जो चल रही है उसको बढ़ाना है, या उसको और अच्छी क्वालिटी डालना है, व्यापार को बड़ा करना है। अब इसको बड़ा भी करना है, तो उसको सब सब बिजनेस में सब सारा काम अटक जाता है पूंजी पे, पेमेंट पे। अब पेमेंट क्या, हमको अगर 1 रुपए की जरूरत है तो हम क्या 10 रुपए मार्केट से लेके आ जाएं, तो भी गलत हो जाएगा। मिल तो जाएगा, पर वो क्या हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि हम उसको फिर क्या नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं करेंगे। और रिटर्न नहीं करेंगे तो भी कुछ दिन बाद फिर हमारा व्यापार क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम इसमें मतलब जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, वो भी अकाउंट के द्वारा लिए जाते हैं कि भैया हम कोई यूनिट लगाएंगे तो उसमें रॉ मटेरियल इतना लगेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में खर्च हमें इतना आएगा, फिर उसको हमको सेल भी करना है, एडवर्टाइजमेंट लगेगा, गोडाउन स्टोरेज लगेगा, मतलब उसके प्लान के तहत कितना पैसा लगना है, हमें कितने की जरूरत है, कितना हमारे पास में कैश फ्लो होना चाहिए, तो हम इसको सारा कंट्रोल करके इसको वापस रिफंड भी कर सकते हैं। तो ये सब सारे निर्णय लेने के लिए हमें अकाउंट क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए इसमें, अन्य ग्रुप को जानकारी उपलब्ध कराना। अन्य ग्रुप को जानकारी उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत लिखना, अन्य पार्टियां जैसे कामा लगाते जाना सब में, मालिक, कामा लेनदार, कामा मैनेजमेंट, कामा कर्मचारी, कामा सरकार, कामा उपभोक्ता, इत्यादि, इत्यादि, है ना, कामा लगा के लिखना इत्यादि। सेल, परचेस और उत्पादन के बारे में रुचि रखना चाहता है। उत्पादन के बारे में रुचि रखना चाहता है। ठीक है, अब देखिए, अन्य ग्रुप मतलब कोई भी हो सकता है, अन्य ग्रुप में मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब सीधी सी बात है, जो उस कंपनी से रिलेटेड या उस फर्म से रिलेटेड ना हो वो अन्य व्यक्ति हो गए। सरकार, जैसे सरकार हो गई, कर्मचारी हो गए, अन्य व्यापारी हो गए, ये सब लोग, ये सब लोग भी उस कंपनी से रिलेटेड क्या चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि भाई जो माल खरीद रहा है ना, उसको क्या कंपनी से लेना देना। पर मुझे बताओ कि अगर आप कोई खाने पीने की चीजें ला रहे हो, तो बगैर लेबल वाली चीजें आप लाना पसंद करोगे क्या, नहीं करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक छोटा सा 10 रुपए का बिस्किट भी लेने जाएंगे और जिसके ऊपर कोई लेबल ना हो, तो हम खरीदने में संकोच करेंगे। ब्रिटानिया लिखा हुआ हो तो खरीद लेंगे, हमें पता है कि कंपनी का ब्रांड है, कंपनी इसमें अच्छी चीजें मिला रही है, ठीक है, इसमें कोई भी मिलावट का चांसेस नहीं है। तो कर्मचारी मतलब अच्छी चीजों, तो ये हमें कंपनी की वैल्यू से पता चल रहा है। ठीक है, अब कंपनी के पास में दूसरा व्यक्ति, जैसे कोई अन्य व्यक्ति जो कर्मचारी, कर्मचारी को क्या लेना देना, वो कंपनी भले घाटे में, पर मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है, एक कंपनी है उसमें वो 10 करोड़ प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, एक प्रॉफिट में और एक लॉस में। अब मुझे बताइए, आप ये दोनों को एक एक एम्प्लॉय की जरूरत है, जो आपकी एक अकाउंटेंट की जरूरत है। ठीक है, तो आप बोलोगे और दोनों कंपनियां आपको 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दे रही है। ठीक है, ये लॉस में है। ये भी आपको 25 हजार तनख्वाह दे रही है, ये भी 25 हजार दे रही है। हो सकता है कि लॉस वाली कंपनी और तुमको 30 हजार
दे रही हो। यहाँ पर कोई ऐसा अकाउंटेंट का पद है जहाँ पे 30,000 है, यहाँ पर एक कंपनी है इसमें 20,000 है, कहाँ जॉब करना पसंद करो? प्रॉफिट वाले, ठीक है। अब ये प्रॉफिट में है कि नहीं है ये तुमको कैसे पता चला? कोई कंपनी तुम्हें बोलेगी कि मैं घाटे में चल रही हूँ, या कोई बोलेगी कि मैं कमा रही हूँ? हम उसकी क्या देखेंगे? अकाउंटिंग मतलब उसकी बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट मतलब अकाउंट होता है, हम उसका अकाउंट देखेंगे, मतलब उसका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। अब तुम बोलोगे सर मैं तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की हूँ, बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, मुझे क्या पता है? मैं क्या देखूंगा? आपके सारे रिपोर्ट कार्ड, मतलब आपके रिजल्ट। रिजल्ट में हाँ मुझे लगेगा कि हाँ हर क्लास में अच्छा अव्वल नंबर आते हैं, हाँ तो मैंने मान लिया कि आप इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये मतलब रिपोर्ट कार्ड बताता है कि आपका काम कैसा है। तो हमें ये कंपनी लॉस में है, कैसे पता चला? अकाउंट में। ये प्रॉफिट में कैसे पता चला? तो आप कर्मचारी को इससे क्या फायदा? उसको तो उसकी तनख्वाह से मतलब, और तनख्वाह तो ये लॉस वाली कंपनी ज्यादा दे रही है। पर जैसे ये लॉस में रहेगी तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका कैरियर थोड़ा उसको डर रहेगा। कंपनी पहले ही लॉस में, कितने दिन चले मुझे पता नहीं, टाइम पे तनख्वाह देगी कि नहीं देगी पता नहीं। अब कंपनी लॉस में है तो मेरा तनख्वाह का इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, हम जब भी किसी कंपनी में जाएंगे तो हम ये चाहेंगे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करके जाएंगे, कितनी पुरानी कंपनी है, इसमें मेरा भविष्य आगे सिक्योर है या नहीं है ना? अगर अच्छी कंपनी होगी वो प्रॉफिट कमाएगी तो उसमें कर्मचारी भी क्या करते जाएंगे, उनकी भी तनख्वाहें बढ़ती जाएगी। अच्छा, जो कंपनियां लॉस में रहती है उनको कर्मचारियों को कोई ठिकाना नहीं, 6 महीने काम करा बोले घर जाओ, जरूरत नहीं कर्मचारियों, वो अपने कर्मचारियों को बीच बीच में क्या करती रहती है, छोड़ती रहती है। हम इसी दुकान पे काम करना पसंद करेंगे जो दुकान अच्छी चलती हो, है ना? अभी मान लीजिए हम किसी किराना दुकान, कपड़े की दुकान पे गए, उसने बोला कि यार यार दुकान तो अभी चल नहीं रही है पर लगा लेते हैं, तो वहां भले वो 10,000 रुपये ज्यादा दे पर वहां काम करना नहीं पड़ता है। वो पता नहीं 2 महीने बुलाएगा फिर बोले अब तो कहीं नहीं चल रही तू घर जाओ, है ना? अगर अच्छी दुकान चलती है तो वो भी कमाएगा दुकानदार, और कमाएगा, आपकी वहां तनख्वाह भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है, क्योंकि दुकानदार कमा रहा है, उसकी दुकान पे रोटेशन है, सेल है उसके यहाँ पर। तो हम मतलब हमारी ये इच्छा रहती है कि अच्छी कंपनी, कोई ब्रांड अच्छा रहता है तो हम उसको लेंगे। हम एलजी का सेम, हम अभी जाएं, हमको एलजी की टीवी लेना हो हम आसानी से ले लेंगे, क्योंकि हमको उस ब्रांड पे क्या है, भरोसा है। वो कंपनियां प्रॉफिट में चलती है, प्रॉफिट में चलती है तो अपने प्रोडक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती, अपनी क्वालिटी के साथ में कोई भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, क्योंकि कंपनियां प्रॉफिटेबल है, ठीक है। जो कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं है उनका ठिकाना ही नहीं, आज एलसीडी खरीद के लिया उसे बोले कि 10 साल वारंटी दूंगी, और 10 साल बाद वो कंपनी भग जाए तो वारंटी कौन देगा? कोई भी नहीं देगा उसको, ठीक है। तो क्योंकि लॉस में कंपनी चली जाएगी वो तो अपना बोरिया बिस्तरा बैठ के, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कर, सरकार है, सरकार भी जानना चाहती है वही कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, वो भी अपना अकाउंट देगी। मतलब हर एक व्यक्ति जो उस कंपनी से रिलेटेड नहीं होता है लेकिन फिर भी उसको उसके बारे में क्या करना है, जानना है, पता करना है। और पता क्यों करना है, ये अभी मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए, ठीक है। तो ये और ये सब कंपनियां अन्य एम्प्लॉइयों को अपनी जो जानकारी प्रस्तुत करती है वो अकाउंट के माध्यम से ही करती है, वो घर घर कहने थोड़ी जाती है कि मैं इतना कमा रही हूँ, या मेरा ब्रांड इतना अच्छा है, या मेरी ये मार्केट में मेरी ये वैल्यू है। अब अच्छा कोई कस्टमर है, कोई कंपनी बिक रही है, अब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री को बेचना है, अब वो नहीं चलाना चाहता है, बेचना चाहता है। अब दूसरे व्यक्ति को क्या मालूम कि ये कंपनी क्या काम कर रही है? तो जो जिसको भी लेना है ना, वो उसके घर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, उसकी अकाउंट देखेगा, किस कंपनी पे कर्जा कितना है, इस कंपनी की एसेट्स कितनी है, इस कंपनी के पास में अभी केस कितना है, इसको मार्केट से लोगों से लेना कितना है, मार्केट में इसको कंपनी को देना कितना है। उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इतना कर्जा तो मैं, इसका मैनेजमेंट गलत था, इतना कर्जा तो मैं मैनेज कर लूंगा, और मैं इस कंपनी को वापस से पटरी पे ले आऊंगा, या इसको प्रॉफिटेबल बना वो खरीद लेता है। या फिर सही आकलन कर पाता है कि अगर इसने 10 करोड़ कीमत बोली है इस कंपनी की तो क्या मैं 10 करोड़ दे दूं, इतना इसके अंदर है मटेरियल, तो वो दे देता है। तो उसको पता चलता है कहाँ से, अकाउंट से पता चलता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें अकाउंट से हेल्प होती है। तो अन्य ग्रुप जो रहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है हमारा यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। नहीं, हाँ अन्य ग्रुप। अगला देखिए, कर संबंधित मामले। कर संबंधित, कर संबंधी मामले। ठीक है? कर संबंधित मामलों में, कर संबंधित मामलों के निपटारे में, के निपटारे में
के निपटारे में सिस्टोमेटिक रिकॉर्ड बड़ी मदद करते हैं। सिस्टोमेटिक रिकॉर्ड बड़ी मदद करते हैं। आगे था। अब जैसे कर समझ में इसमें क्या रहता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो रिकॉर्ड ढंग से ना रखे, या रिकॉर्ड अगर कोई ढंग से रख रही है, ठीक है, तो उसको बाद में कभी कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर उसको प्रॉब्लम को उसको फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे कभी आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा, किसी किसी कंपनियों के खिलाफ कुछ रिकवरी आ जाती है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि कभी आप लोगों ने सुना होगा, साल 1.5 साल पहले की बात है, आईसीआईसी बैंक है, अभी जैसे बैंकों के ऊपर गवर्नमेंट बोलती है, तुमने टैक्स नहीं भरा, टैक्स दो। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर कोई ऐसे 100-400 थोड़ी टैक्स निकलता है। ठीक है, जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक है, सरकार ने बोल दिया 500 करोड़ भरो। अब 500 करोड़ समझ रहे हो ना कितने पैसे होते हैं, 500 करोड़ रुपए का टैक्स ही निकाल दिया सरकार ने, बोले इतना। अब उनके पास तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन था कि भाई हमने इस साल में, इस वित्तीय वर्ष में इतना इतना टैक्स भरा, हमारा तो कोई टैक्स बनता ही नहीं, आप पता नहीं कैसे टैक्स निकाल के बता रहे हैं। अब उनके पास भी रिकॉर्ड होता है, सरकार उसके रिकॉर्ड को और उनके रिकॉर्ड को मैच करती है। अगर सही पाया जाता है तो सरकार अपनी गलती स्वीकार करती है। अगर वो वाकई में वो बैंक ने फ्रॉड किया है, तो उसको पेनल्टी के साथ में पैसे क्या करना पड़ेंगे, भरना पड़ेंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात है, टीसीएस या इन्फोसिस को, उसको भी सरकार ने 1800 करोड़ का उसके ऊपर क्या निकाल दिया, टैक्स निकाल दिया। तो उसने फिर उसके बाद रिकॉर्ड थे, उसने मना किया, भैया ये व्यापार तो हमारा इंडिया में चलता ही नहीं, ये विदेश में चलता है, और विदेश में चलेगा तो हमें टैक्स काय के लिए भरे। ठीक है, और ये इंडिया में चलेगा तो हम इसको सेल में दिखाएंगे और इसको इसमें खर्चे बताएंगे, तो उसका तो कोई टैक्स बनता ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के अगर कुछ भी प्रॉब्लम में आती है, तो हमें उन चीजों से निपटाने के लिए सिर्फ कौन हेल्प कर सकता है, हमारा अकाउंट कर सकता है। मतलब अगर हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में। और अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो और सरकार ने अगर दे दी, दलील दे दी भैया 1800 करोड़ भरो, और कोर्ट में हमारे पास कोई कागज ही नहीं पेश करने के लिए, तो भरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार ने उसके डॉक्यूमेंट तो पेश कर दिए और उसके एवज में हमारे पास कुछ नहीं है। अगर है हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तो हम भी जाके पेश करेंगे, फिर उसका आकलन होगा, आकलन होगा, अगर हम गलत, वो गलत हैं तो वो एक्सेप्ट होगा, हम गलत है तो हमारे ऊपर पेनल्टी आएगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमें, मतलब इन सब सारी चीजों के लिए अकाउंट रखना ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, व्यापार का मूल्य निर्धारण। व्यापार का मूल्य निर्धारण। ठीक है, उचित रिकॉर्ड हमें, उचित रिकॉर्ड हमें व्यापार की क्रय विक्रय की, क्रय विक्रय की सही स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी मैं ऊपर ही चर्चा कर चुका हूँ, मतलब कि जैसे व्यापार का मूल्य निर्धारण कैसे, जैसे कोई कंपनी अभी कोई बिक रही है, क्या कर रही है, तो उसका सारा रिकॉर्ड हमें पता चलता है कि इसकी मार्केट की अभी वैल्यू कितनी है। अगर उसने बोल दिया तो वो वाकई में इतनी वैल्यू रखती है या नहीं रखती है। ठीक है, तो ये सब हमें अकाउंट से पता चल जाता है। कोई कंपनी बेच रहा है, उसने बोल दिया भाई मैं मेरी कंपनी को 10 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो वाकई में 10 करोड़ की है, अगर है तो हमें अकाउंट से पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप मत लीजिए 10 करोड़ में। ठीक है, या आपको अगर 7 करोड़ में जम रही, 7 करोड़ में लीजिए, 6 करोड़ में जम रही, 6 करोड़ में लीजिए, उसको अगर पसंद होगा तो दे दे। ठीक है, तो वास्तविक वैल्यू हमें पता चलती है अकाउंट में। अगला लिखिए, दिवालिया व्यक्ति की सहायता। दिवालिया व्यक्ति समझते, डिफॉल्टर। ठीक है, लिखना, कोई व्यक्ति दिवालिया तभी घोषित होता है जब उसके पुराने रिकॉर्ड रखे हों और वह लॉस में हो।
ठीक है। अब दिवालिया व्यक्ति क्या होता है कि जैसे कभी कोई भी पैसा ले ले और वो पैसा चुकता ना कर पाए तो उसको सरकार क्या बोलती है, अकाउंट की भाषा में दिवालिया घोषित कर देती है, डिफॉल्टर घोषित कर देती है। ठीक है। अब सिर्फ आपके कह देने से नहीं मानेगी सरकार। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ने बैंक से पैसा ले लिया, आपने 20 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए और बैंक वालों के पास जाओ और बोले नहीं मैं लोन नहीं भरूंगा, मैं तो मेरे तो फर्म क्या चल रही है, घाटे में चल रही है ना, मैं तो दे ही नहीं सकता, तो बैंक नहीं मानेगी। ठीक है। बैंक कब मानेगी कि तूने लोन लिया है जब से लगा के आज तक के सारे रिकॉर्ड लेके आओ। वो हर साल की उसकी वो देखेगी, बैलेंस शीट देखेगी। बैलेंस शीट देखने पे उसको लगेगा कि हाँ कंपनी हर साल कमा ही नहीं रही है और जितना कमा रही है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है और उसका पैसा सब ब्याज में चला जाता है, उसका पैसा सब सारा खर्च में चला जाता है, कंपनी के पास बचता ही नहीं। अब बचता नहीं तो लोन कहाँ से भरेगी। तो ऐसी फर्म को कंपनी क्या मान लेती, वो बैंक क्या मान लेती है, दिवालिया मान लेती है कि अभी इसके से पैसा नहीं देगी और सरकार भी ऐसे व्यक्तियों को डिफॉल्टर घोषित कर देती है। ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं दिवालियापन। जब व्यक्ति अपना कर्जा ले ले और अपना कर्जा चुकाने की स्थिति में ना होता है तो उसको क्या कर लिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उसको भविष्य में लोन मिलते भी नहीं है और फिर उसकी संपत्तियों को कंपनियां या बैंकें या सरकार सीज कर देती है। ठीक है। फिर उतना जितना रिकवर करना रहता है उतना रिकवर करती है और बाकी का अगर नहीं हो पाता है तो पैसा चला जाता है डूबत ऋण खाते में चला जाता है। आगे समझ में, इसको बोल देते हैं दिवालिया। ठीक है। बाकी का अपन कल देखते हैं।